हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम यूपीएससी एग्जाम के मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैं यूपीएससी एग्जाम के मैथ सेक्शन के एक सेट सॉल्व करा चुका हूं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम NSCIT एग्जाम एजेंसी द्वारा 2021 में करवाया गया था। तो ये आपके आने वाले एग्जाम RRB ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 151 पद तक अनुक्रम 243, 256, 269 का योगफल ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर मैं टोटल सम दी हुई 151 और एक सीरीज दी हुई जिसमें हमें कुछ संख्या दी हुई है, उनका यहाँ पर योगफल निकालना है। तो यहाँ पर मैं संख्या दी हुई है 243, इसके बाद में 256, इसके बाद में 269 और इस तरीके से यहाँ पे आगे टोटल 151 टर्म्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितने का अंतर है, 13 का अंतर है। इस तरीके से यहाँ पे भी 13 का अंतर है और इस तरीके से आगे भी 13 का अंतर रहेगा। तो जिस सीरीज में सेम अंतर रहता है तो वो सीरीज कौन सी होती है? तो वो सीरीज होती है समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? SN बराबर n/2, इसके बाद में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n का मतलब होता है जितने टोटल टर्म का यहाँ पर योगफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? n बराबर 151 हो जाएगा। इसके बाद में a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सी दी है? 243। तो यहाँ पर 243 हो जाएगा a बराबर। इसके बाद में d का मतलब होता है सार्वंतर या फिर डिफरेंसेज। तो यहाँ पर डिफरेंसेज मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर सीरीज में जो डिफरेंसेज चल रहा है वो यहाँ पर सार्वंतर या डिफरेंसेज होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने का डिफरेंसेज चल रहा है? 13 का। तो यहाँ पर d बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। तो योगफल का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी? 151। तो 151/2। इसके बाद में a की वैल्यू थी यहाँ पर 243। तो 243 को हम 2 से इंटू करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 486। और n की वैल्यू कितनी थी? 151। तो 151 माइनस 1 करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 150। और d की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास? 13। तो 150 में हम इंटू 13 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 0। 5 13 65, 80 लगे 6, 13 और 6 कितना हो जाएंगे? 19। तो 1950 में हम 486 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त हो जाएंगे? 6, 8 और 5 13, 80 लगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 2436। तो 151/2 इंटू 2436 कर लेते कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 2436 में 2 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा? 1218। इसके अंदर 1218 में 151 इंटू करेंगे, 1218 इंटू 151। तो 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ 1218 प्राप्त हो जाएंगे। इसके अंदर 5 से इंटू करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 18 90 और इसके अंदर 5 12 60 और 1218 के यहाँ 1218 लिख देंगे। तो यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा? 8। इसके अंदर में 1, 9 8 17 2 19, 80 लगा 1, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 और ये 8 और ये 1। तो यहाँ पर मैं जो योगफल प्राप्त हुआ इस सीरीज का कितना होगा? 1,83,918। तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा? 1,83,918, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल पर साइकिल चलाता है तो यहाँ पर 17.5 मिनट देरी से पहुँचता है। यदि वो 24 किलोमीटर पर आवर की चाल साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि हॉस्टल से कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर की जा रही है। मतलब यहाँ पर हॉस्टल से कॉलेज के बीच चला जा रहा है। तो जब भी अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर की जाए तो जो स्पीड का रेशो होता है उसका उल्टा कौन सा रेशो हो जाता है? टाइम का रेशो। तो यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई है, एक तो 20 किलोमीटर पर आवर और एक दी हुई 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे तो 4 से कट जाएंगे 5 टाइम्स और ये कट जाएगा 6 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड का जो रेशो प्राप्त होगा कितना हो गया? 5:6। तो जो टाइम का रेशो होगा वो कितना हो जाएगा? इसका उल्टा मतलब 6:5। अब इसके अंदर बोल रहा है यदि वो 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 17.5 मिनट देरी से पहुँचता है, और अगर यदि वो 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 17.5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों टाइम्स के बीच कितना अंतर हो जाएगा? एक तो 17.5 मिनट देरी से पहुँच रहा है और एक 17.5 मिनट जल्दी पहुँच रहा है। तो यहाँ पर कितना अंतर हो जाएगा? 17.5 प्लस 17.5 मतलब 35 मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 मिनट। मतलब 6 रेशो माइनस 5 रेशो बराबर 35 मिनट। तो
तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू 35 मिनट, तो 6 रेशियो की कितनी हो जाएगी 6 × 35 बराबर 6 पंजे 30, 80 लगा 3, तो 210 मिनट हो गए हमारे पास। तो यदि अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो उसको कितने मिनट लगते हैं 210 मिनट। तो यहाँ पर हम इसका आवर्स में चेंज कर लेते हैं, तो 210/60। अब इसके अंदर बोल रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो इंटू 20 किलोमीटर पर आवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें हॉस्टल से कॉलेज के बीच दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये कट जाएगा 70 टाइम्स। तो यहाँ पर हॉस्टल से कॉलेज के बीच दूरी कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू और आर का औसत वजन 51 किलोग्राम दिया हुआ है और यदि पी तथा प्लस क्यू का औसत वजन 45 किलोग्राम है और इसके बाद बोला हुआ है क्यू तथा आर का औसत वजन 46 किलोग्राम है। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि क्यू का वजन कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पी क्यू और आर का टोटल वजन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एवरेज इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि कितनी संख्या दी हुई है यहाँ पर 3 संख्या है। तो 51 × 3 करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 3 और 5 दिया 15। तो यहाँ पर हमारे पास P + Q + R का टोटल वजन कितना आ गया 153। इसी तरीके से P + Q का टोटल वजन हो जाएगा हमारे पास 45 × 2 बराबर 90। और इस तरीके से Q + R का टोटल वजन हो जाएगा हमारे पास 46 × 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 92। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा P + 2Q + R बराबर हो जाएगा हमारे पास 182। और इस हमारे पास P + Q + R की वैल्यू कितनी दी हुई 153 और P + 2Q + R की वैल्यू दी हुई 182। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2 बार क्यों ऐड हुआ है, इस वजह से यहाँ पर P + Q + R से संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम 182 में से 153 लेस कर देंगे तो जो संख्या बचेगी वो किसकी बचेगी यहाँ पर Q की। तो यहाँ पर लेस करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 29, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास Q का वजन कितना आ जाएगा 29। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 मित्रों ABC ने एक व्यापार में 2:3:4 के अनुपात में निवेश किया। यदि 6 महीने बाद C ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली है और वर्ष के अंत में यहाँ पर टोटल लाभ हो रहा है इनका 1,10,000 रुपये का। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि C द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर A, B और C का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2:3:4। इसका अंत बोल रहा है 6 महीने बाद C ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो यहाँ पर ये वाली पूंजी इसने 6 महीने रखी होगी और इसके बाद में आधी पूंजी निकाली, तो अब कितनी पूंजी बची होगी यहाँ पर इसके पास 2 पूंजी बची होगी, वो भी 6 महीने के लिए रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका तो हो गया 24 और इसका हो गया यहाँ पर 12। तो यहाँ पर C की टोटल कितनी पूंजी होगी 24 + 12 36। इसी तरीके से यहाँ पर A और B ने कितने महीने के लिए रखा होगा 12 महीने के लिए रखा होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हम इसका प्रॉफिट का रेशो निकाल लेते हैं ABC का। तो यहाँ पर 12 से कट जाएंगे 2 टाइम्स, 36 कट जाएंगे 3 टाइम्स और यहाँ पे 36 कट जाएंगे 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशो आया वो कितना आ गया 2:3:3 और यहाँ हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था 1,10,000 रुपये। तो ये कितने के बराबर है 2 और 3 5, 5 और 3 8, तो ये 8 के बराबर है। और हमें किसका निकालना है C का। तो C कितने के बराबर 3 के बराबर, तो इंटू 3 कर देंगे। 1,10,000 में 8 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 8 3 बचे, 8 3 24, फिर 60 हो गए, 8 7 56, फिर 8 5 40 और 0। तो 13,750 में इंटू 3 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 0, 5 3 15, हाथ से लगा 1, 7 3 21 और 1 22, हाथ से लगे 2, 3 3 9 2 11, हाथ से लगा 1 3 और 1 4। तो हमारे पास जो टोटल राशि प्राप्त हुई C की प्रॉफिट यहाँ पर प्राप्त हो गया 41,250, जो कि ऑप्शन C में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि ये रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो यहाँ पर डिस्टेंस के रूप में एक तो ट्रेन की लेंथ ली जाती है और इसके साथ पुल की लेंथ ली जाती है। और अगर वो यहाँ पर किसी व्यक्ति को या फिर खंभे को पार करती है तो यहाँ पर केवल किसकी लेंथ, डिस्टेंस के रूप में किसकी लेंथ ली जाएगी, केवल ट्रेन की लेंथ। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी x है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पहले बोला हो कि 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ पर पुल को पार कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रेन की लेंथ और पुल की लेंथ दोनों लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पुल की लेंथ कितनी है 121 मीटर और यहाँ पर जो ट्रेन की लेंथ है वो हमने x मानी, तो यहाँ पर x + x कर देंगे और इसके बाद में 62 सेकंड का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगी हमें ट्रेन की स्पीड।
इसी तरीके से यहाँ पर किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स है और एक्स में मैं यहाँ पर बोल रहा है कि 51 सेकंड में वो पार कर लेती है, तो अपन 51 सेकंड करने पे यहाँ पर भी स्पीड प्राप्त होगी और यहाँ पर भी स्पीड प्राप्त होगी, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 51 को इधर इंटू करेंगे और 62 को इधर इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 121 इंटू 51 प्लस 51x बराबर 62x। यहाँ पर 51 इधर जाने पर 62x में लेस होने पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 11x, और 121 इंटू 51 बराबर 11x। तो 11 से कट जाएंगे 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 51 कितने हो जाएंगे, 1 11 11, 80 लगे 1, 5 11 55 और 1 56। तो यहाँ पर जो मैं ट्रेन की लेंथ प्राप्त हुई वो कितनी होगी, 561 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 15 है और सार अनुपात 4 है तो इसके 4 पदों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN बराबर A इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहाँ पर a बराबर होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर दी हुई 15, और इस तरीके से r बराबर होता है सार अनुपात, तो सार अनुपात या फिर कॉमन रेशो, तो यहाँ पर r बराबर है 4, और n बराबर होता है यहाँ पर जितने पदों का हम यहाँ पर योगफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कितने टर्म्स का योगफल निकाल रहे हैं, 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पर a बराबर है 15 इंटू 4 की पावर 4 हो जाएगा और माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो यहाँ पर 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौका 256। तो यहाँ पर हो जाएगा 256 माइनस 1 255, 15 इंटू 255 अपॉन 3। तो 15 में हम 3 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 255 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 25, 80 लगे 2, 27, 80 लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो यहाँ पर 1275 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 पदों का जो गुणोत्तर श्रेणी में 4 पदों का योगफल निकला वो कितना निकला, 1275। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपये में खरीदा गया और इसके मूल्य पर 30% अधिक मूल्य अंकित किया गया। यदि इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है तो स्मार्ट टीवी पर लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम परसेंटेज से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसके मूल्य को 30% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया, तो कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान लेंगे। 30% अधिक अंकित करने पर MRP कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इसके अंदर बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो MRP है वो 100 के बराबर है, इंटू 85 करेंगे तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कट जाएगा 20 टाइम्स 5 से, और ये कट जाएगा 17 टाइम्स, तो 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 17 इंटू 13 कर लेते हैं, 17 3 51, और यहाँ पर 221 अपॉन 2, तो 11, और यहाँ पे 0, तो 110.5 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, सेलिंग प्राइस। इसके बाद में बोल रहा है कि स्मार्ट टीवी पर लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 100 और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है यहाँ पर 110.5। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास 110.5 माइनस 100, तो बराबर हो गया 10.5। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को नीचे रख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 10. एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपये में खरीदा गया और इसके मूल्य पर 30% अधिक मूल्य अंकित किया गया। यदि इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है तो स्मार्ट टीवी पर लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम परसेंटेज से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसके मूल्य को 30% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया, तो कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान लेंगे। 30% अधिक अंकित करने पर MRP कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। इसके अंदर बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो MRP है वो 100 के बराबर है, इंटू 85 करेंगे तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कट जाएगा 20 टाइम्स 5 से, और ये कट जाएगा 17 टाइम्स, तो 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 17 इंटू 13 कर लेते हैं, 17 3 51, और यहाँ पर 221 अपॉन 2, तो 11, और यहाँ पर 0, तो 110.5 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया सेलिंग प्राइस। इसके बाद में बोल रहा है कि स्मार्ट टीवी पर लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 100 और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है यहाँ पर 110.5। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास 110.5 माइनस 100, तो बराबर हो गया 10.5। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को नीचे रख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 10.5%, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है,
तो एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितना दिन पूरे कर लेंगे। तो यहाँ पर ए तो कर रहा है 1140 दिन में और बी कर रहा है 2280 दिन में। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकाल के हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2280। तो 2280 में 1140 का भाग देंगे तो यहाँ पर कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगी। तो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 2 और यहाँ पर हो जाएगी बी की कैपेसिटी 1। इसके बाद में बोल रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो गया ए प्लस बी का 3। तो 2280 में हम 3 का भाग दे लेंगे तो यहाँ पर हमें डेज प्राप्त हो जाएंगे 7 या 21 6 या 18। तो ये दोनों मिलकर 760 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपये की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो यहाँ पर जो 2 वर्षों के लिए CI और SI के बीच जो अंतर होता है, 2 वर्षों के CI व SI के बीच जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट ईयर के SI के इंटरेस्ट के बराबर। फर्स्ट ईयर के SI के इंटरेस्ट के बराबर। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट मान लेते हैं किसके बराबर है, R% के बराबर है। इसके बाद में यहाँ पर हमें अंतर दिया हुआ है 220 रुपये। तो 220 किसके बराबर हो जाएंगे, R के बराबर, और इंटू 100 करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरीके से भी R के बराबर है और इंटू 100 करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर मूलधन। तो प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई यहाँ पर 22,000 रुपये। तो यहाँ पर 220 और इंटू 100 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो R² बराबर कितना हो गया हमारे पास 100, और तो R बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 10%, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 से असफल रहता है, यदि इस संख्या को 27 से विभाजित करते हैं तो कितना से असफल रहेगा। तो यहाँ पर हम अगर 405 में 30 ऐड कर लेते हैं तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या कितनी हो जाएगी 435। अब इसके अंदर बोल रहा है कि इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर, मतलब यहाँ पर 435 को अगर हम 27 से विभाजित करते हैं तो कितना से असफल रहता है। तो यहाँ पर 1 टाइम्स चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितने बचे 16, तो 165 हो गए। अब 165 में 27 का भाग देंगे तो यहाँ पर 27 इंटू 6 कितना होता है 162। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 162 टाइम्स गया तो यहाँ पर कितना सेसफल बचा होगा, 3 सेसफल बचा होगा, क्योंकि 165 अगर 165 प्राप्त होता तो यहाँ पर कोई सेसफल नहीं बचता, लेकिन यहाँ पर 162 प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर कितना सेसफल बचा 3 सेसफल। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को 18,122 रुपये में बेचा जाता है तो ये इसी वस्तु को 9,061 में बेचने पर होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर वस्तु का एक सेलिंग प्राइस है 18,122 रुपये और दूसरा सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 9,061 रुपये। इसके अंदर बोल रहा है कि 9,061 में बेचने पर तो लॉस हो रहा है और 18,122 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर CP इन दोनों के बीच रहा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पर इन दोनों के बीच रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो लॉस हो रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। इसके अंदर बोल रहा है कि 9,061 में बेचने पर होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ 100 के बराबर। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 21% अधिक हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 121। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों के बीच का अंतर कितने के बराबर है 221 के बराबर, मतलब 121 प्लस 100, तो ये 221 के बराबर है। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है 18,122 माइनस 9,061 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 9,061, और ये 9,061 किसके बराबर है 221 के बराबर। तो इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें लॉस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 9,061 में 221 का भाग दे लेते हैं तो ये चल जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 884। तो 16 और 6 कितने हो गए 22 और 221। तो यहाँ पर हमें 4100 का क्या प्राप्त हो गया लॉस प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर लॉस में हम यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा 9,061 प्लस 4100। तो यहाँ पे कितना कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा 611 और ये 13,161। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस प्राप्त हुई कितनी होगी 13,161, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि समान दर पर ये राशि कितने वर्षों में 13 गुना होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मूलधन या प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 100 है। इसके अंदर बोल रहा है 15 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर मिश्र धन या फिर मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा हमारे पास 300, क्योंकि 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो यहाँ पर 200 का हमें क्या प्राप्त हो गया इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। इसके अंदर बोल रहा है कि 15 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बार सिंपल इंटरेस्ट
और मूलधन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 200 रुपये, और इंटू यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 15 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है तो आर मान लेते हैं, अपॉन 100 कर देते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा, इसके बाद में 5 से कट जाएंगे 3 टाइम्स, और ये कट जाएगा यहाँ पर 40 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी प्राप्त हो गई 40/3%। इसके बाद बोल रहा है कि समान दर पर ये राशि अपने आप को 13 गुना कितने वर्षों में होगी। तो हमारे पास मूलधन कितना था 100, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा मिश्रधन 1300 हो जाएंगे, क्योंकि 13 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 1200। तो यहाँ पर हम टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बार लिख दिया, इसके बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लगा दिया यहाँ पर 40/300 और इंटू टाइम कर देंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसके बाद में 40 से कट जाएगा यहाँ पर 30 टाइम्स, और 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर जो टाइम प्राप्त हुआ हमें कितना हो गया 90 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 3400 के 75%। तो 75% की अप्रेक्शन होती है 3/4, तो यहाँ पर 75% की जगह लिख देंगे हम 3/4। इसके अंदर 30% को क्या लिख सकते हैं हम 3/10, और इसके अंदर 40% को क्या लिख सकते हैं तो 2/5, और यहाँ पर 20% को लिख सकते हैं 1/5। तो यहाँ पर इनको काट लेते हैं। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे, इसके बाद 5 से कट जाएगा 5 छंग 30, 8 पंजे 40, और यहाँ पर 4 से कट जाएंगे 17 टाइम्स। तो यहाँ पर हम इंटू कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 18 इंटू 17 कितने होंगे हमारे पास 8 17 126, 12 आसे लगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 306/5। तो यहाँ पर 306 में हम 5 का भाग देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा 6 पंजे 30, 1 पंजे 5, और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 61.2 सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 संख्या 11:13:15 के अनुपात में दी हुई है। यदि 30 संख्या के 3 गुना पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 441 है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं 3 संख्याएं दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड संख्या यहाँ पे दी हुई है 11:13:15। तो यहाँ पे इन सबको हम किससे इंटू कर लेते हैं x से। तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 11x, 13x और 15x। तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो गई। इसके अंदर बोला है 30 संख्या के 3 गुना, तो यहाँ पे इसका 3 गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 45x प्राप्त हो जाएगा। और इसके अंदर बोल रहा है पहली तथा दूसरी संख्या का योगफल, तो यहाँ पे इन दोनों का योगफल कितना हो गया 24x, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 441। तो 45x माइनस 24x करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 21x, और ये है 441 के बराबर। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी तो 441/21। तो यहाँ पर 21 समय क्या प्राप्त हो गया x की वैल्यू। इसके अंदर बोल रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी है 11x, और सबसे बड़ी x संख्या कौन सी है 15x। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना हो गया 4x। तो हमें यहाँ पर 4x की वैल्यू निकालनी है, और एक x की वैल्यू कितनी है 21 है। तो 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। 26 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र बताना है। मतलब यहाँ पर हमें हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। तो यहाँ पर पाई का मान लेना है 3.14। तो 3 इंटू 3.14, इसके बाद में आर की वैल्यू यहाँ पर 26 सेंटीमीटर, तो 26 इंटू 26 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो हो जाएंगे। इसके बाद इनको काट लेते हैं। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे 2 से 50 टाइम्स, और ये कट जाएंगे यहाँ पर 157 टाइम्स 2 से। अब इसके बाद में इनको इंटू कर लेते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा 26 को 26 से इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 676, और 676। इसके बाद में 3 को 157 से करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 450, 450 और 21 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 471। तो 676 इंटू 471 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 676। इसके बाद में 7 छंग 42, हाथ से लगे 4, 53, 42 और 5 कितने हो जाएंगे 47। इसके बाद में 4 से इंटू करने 6 चौको 24, हाथ से लगे 2, 7 चौको 28, 2 30, 6 चौको 24 और 3 27। तो यहाँ पे इनको ऐड कर लेते तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6, 7 और 2 9। इसका हम 6 3 9 और 4 13 8। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 3,18,000। 26 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र बताना है। मतलब यहाँ पर हमें हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। तो यहाँ पर पाई का मान लेना है 3.14। तो 3 इंटू 3.14, इसके बाद में
आर की वैल्यू यहाँ पर 26 सेंटीमीटर, तो 26 इंटू 26 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो हो जाएंगे। इसके बाद में इनको काट लेते हैं, तो यहाँ पर ये कट जाएंगे 2 से 50 टाइम्स, और ये कट जाएंगे यहाँ पर 157 टाइम्स 2 से। अब इसके बाद में इनको इंटू कर लेते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा। 26 को 26 से इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 676, और 676। इसके बाद में 3 को 157 से करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 450। 450 और 21 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 471। तो 676 इंटू 471 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 676। इसके बाद में 7 छंग 42, हंस लगे 4, 53, 42, 42 और 5 कितने हो जाएंगे, 47। इसके बाद में 4 से इंटू करने, 6 चौको 24, 80 लगे 2, 7 चौको 28, 2 30, 6 चौको 24 और 3 27। तो यहाँ पे इनको ऐड कर लेते कितना प्राप्त हो जाएगा, 6, 7 और 2 9। इसका हम 6 3 9 और 4 13 8। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 3,18,326 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र बताना है। मतलब यहाँ पर हमें हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। तो यहाँ पर पाई का मान लेना है 3.14, तो 3 इंटू 3.14। इसके बाद में आर की वैल्यू यहाँ पर 26 सेंटीमीटर, तो 26 इंटू 26 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो हो जाएंगे। इसके बाद इनको काट लेते हैं, तो यहाँ पर ये कट जाएंगे 2 से 50 टाइम्स, और ये कट जाएंगे यहाँ पर 157 टाइम्स 2 से। अब इसके बाद में इनको इंटू कर लेते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा। 26 को 26 से इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 676, और 676। इसके बाद में 3 को 157 से करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 450। 450 और 21 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 471। तो 676 इंटू 471 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 676। इसके बाद में 7 छंग 42, हंस लगे 4, 53, 42, 42 और 5 कितने हो जाएंगे, 47। इसके बाद में 4 से इंटू करने, 6 चौको 24, 80 लगे 2, 7 चौको 28, 2 30, 6 चौको 24 और 3 27। तो यहाँ पे इनको ऐड कर लेते कितना प्राप्त हो जाएगा, 6, 7 और 2 9। इसका हम 6 3 9 और 4 13 8। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 3,18,396। तो यहाँ पर 3,18,396 में 50 का भाग दे लेते हैं, तो कितने टाइम्स आएंगे, 6 टाइम्स। इसके अंदर कितने बचे, 183, फिर 150, फिर बचे 339। तो 339 में कितनी बार चल जाएगा यहाँ पर, 6 टाइम्स। फिर बचे यहाँ पर 396, तो कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पर, 7 टाइम्स। तो 6367.92 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव को 1452 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% क्या नहीं होती है, तो दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर मैं सेलिंग प्राइस दी हुई 1452 रुपये, और ये बोल रहा है 1452 रुपये में बेचने में 12% क्या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मान लेते हैं कि 100 कॉस्ट प्राइस के बराबर है, और ये बोल रहा है 12% क्या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 1452 कितने के बराबर हो जाएंगे, 88 के बराबर हो जाएंगे। और हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालनी तो इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 4 से कट जाएंगे 22 टाइम्स, और ये कट जाएंगे यहाँ पर 25 टाइम्स। तो 1452 को 22 से काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 6 22 132 होते हैं, फिर 6 बाई 132 हो गए। तो 66 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 150, 15 से लगे तो 1650 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी प्राप्त हो गई, 1650, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डी हुई, और इसमें पूछा है कि आई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो जब कोई सर्कल दिया होता है और अगर उसमें परसेंटेज दी हुई है, तो पूरा परसेंटेज कितने बराबर, मतलब पूरा सर्कल कितने बराबर होता है, 100% के बराबर। अगर सर्कल में कोई डिग्री दी होती है तो पूरा सर्कल कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर। और यहाँ पर हमसे पूछा है कि आई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कितने, 12,200, और आई विभाग परसेंटेज कितने, 16%। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 100% के बराबर है, और इंटू 16 कर देंगे तो यहाँ पर आई विभाग में जो विद्यार्थी है उसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 16 दूनी 32, 7 लगे 3, 32 और 3 35, फिर 3 16 और 3 19। तो यहाँ पर 1952 क्या प्राप्त हो गया हमें, आई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पूछ रहा है कि ट्रिपल ई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रिपल ई विभाग में कितने परसेंटेज दिए हैं, 16% दिए हुए हैं। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 12,200। तो ये कितने के बराबर है, 100 के बराबर। और हमें कितने परसेंटेज निकाले हैं, 16%।
यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 122 को हम 16 से इंटू करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 दूनी 32, 35 3 1952। यहाँ पर भी 1952 सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि आंतरिक और सिविल विभाग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म विभाग में कितनी, 19% और सिविल विभाग में कितने, 20%। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए 12,200, ये कितने बराबर, 100 के बराबर। तो 20 + 19 कितना हो गया, 39। तो इंटू 39 कर देंगे तो यहाँ पर सिविल और यांत्रिक विभाग के जो विद्यार्थियों की संख्या वो प्राप्त हो जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 122 इंटू 39 कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 80 लगा 1 19, 9 और 1 10। इस तरीके से यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 और ये 36। तो 8 9 और 6 15, 7 4,758 यहाँ पर यांत्रिक और सिविल विभाग में विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर DI दी हुई है और इसमें पूछा हुआ है कि कॉलेज बी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, सभी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या कितनी परसेंटेज है। तो यहाँ पर बी में कितनी गर्ल्स पढ़ रही है, 170। तो बी में तो है 170 और टोटल गर्ल्स कितनी है यहाँ पर, 120 + 170 कितने हो जाएंगे, 290। और यहाँ पे ये हो गया 270, 290 + 270 कितने हो जाएंगे, और 120। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बराबर हो जाएगा, 290 + 270, 540, 560 और 680। तो यहाँ पर टोटल गर्ल्स कितनी होगी, 680। तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, 170/680 × 100। तो ये चल जाएगा 4 टाइम्स। 100 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा, 25%, जो कि ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर DI दी हुई है और इसमें पूछा हुआ है कि कॉलेज बी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, सभी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या कितनी परसेंटेज है। तो यहाँ पर बी में कितनी गर्ल्स पढ़ रही है, 170। तो बी में तो है 170 और टोटल गर्ल्स कितनी है यहाँ पर, 120 + 170 कितने हो जाएंगे, 290। और यहाँ पे ये हो गया 270, 290 + 270 कितने हो जाएंगे, और 120। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बराबर हो जाएगा, 290 + 270, 540, 560 और 680। तो यहाँ पर टोटल गर्ल्स कितनी होगी, 680। तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, 170/680 × 100। तो ये चल जाएगा 4 टाइम्स। 100 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना परसेंटेज प्राप्त होगा, 25%, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमसे फ्रैक्शन या भिन्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर संख्या दी हुई है 0.426, 26, 26 और 26। तो यहाँ पर हमें पॉइंट या दशमलव की बात सबसे पहले देखना रहता है कि कितनी संख्या रिपीट हो रही है। जितनी संख्या रिपीट हो रही होगी वहाँ हर एक स्थान पे हम उतने 9 ले लेंगे, और जो संख्या पॉइंट की बाद रिपीट नहीं हो रही वो 9 के बाद यहाँ पर हर में 0 ले लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 26, 26, 26। तो यहाँ पर कितनी संख्या रिपीट हो रही है, मतलब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। तो यहाँ पर नीचे क्या ले लेंगे हर में, 99। और जो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा हो यहाँ पर 9 के बाद क्या ले लेंगे, उसका 0। तो यहाँ पर 990 हो जाएगा। इसके बाद में अंश में हम क्या लेंगे, जहाँ पर जो मेन संख्या है उसमें 426 कौन सी मेन संख्या, क्योंकि इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, तो 426 हो गया। और जो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कितना प्राप्त हो गया, 422/990। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि 422/990 दिया हुआ है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 123 दिन में कर सकता है, और सी अकेले इस कार्य को 164 दिन में कर सकता है। यदि पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया और दूसरे दिन बी और सी ने साथ में मिलकर कार्य किया, इसके बाद में बोला है तीसरे दिन ए और सी ने साथ में मिलकर कार्य किया, यदि वे इसी चक्र को दोहराते हैं तो पूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर ए 82 दिन में करता है, इसके बाद में यहाँ पर बी करता है 123 दिन में, और सी करता है यहाँ पर 164 डेज में। तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे ताकि जिससे टोटल वर्क प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, 82, 123 और 164। तो यहाँ पे 2 का भाग ले लेते हैं। तो यहाँ पे 41 टाइम्स, इसमें जाएगा ही नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा 82। इसके बाद में 41 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और यहाँ पर 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना एलसीएम हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 41 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 12 12, 4 12 48 और 1 49। तो यहाँ पर 492 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, टोटल वर्क प्राप्त हो गया। तो 492 में 82 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, और ये चल जाएगा यहाँ पर 3 टाइम्स। अब इसके अंदर बोल रहा है कि पहले दिन ए ने अकेला कार्य किया। तो यहाँ पर पहले दिन ए ने अकेला कार्य किया, तो यहाँ पर फर्स्ट एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, यहाँ पर 6 वर्क। इसके अंदर बोल रहा है दूसरे दिन बी ने,
तो दूसरे दिन बी ने यहाँ पर बी और सी ने साथ में कार्य किया, तो बी और सी कितने कर रहे हैं, 4 + 3 7। तो दूसरे दिन कितना काम हुआ, 7, और पहले दिन कितना हुआ, 6। इसके बाद बोला तीसरे दिन ए + सी ने साथ में मिलकर कार्य किया, तो तीसरे दिन ए + सी 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो तीसरे दिन कितना कार्य हुआ हमारे पास, 9 कार्य है। अब बोल रहा है यदि वो इसी चक्र को दोहराते रहते हैं तो पूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 और 7 16, 16 6 22। तो 3 दिन में कितना कर रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पर ये 3 दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, 22 वर्क्स। और इनको टोटल कितना वर्क्स करना है यहाँ पर, 492, मतलब 492 इनका क्या है, टोटल वर्क है। तो हम 492 में यहाँ पर 22 का भाग दे लेंगे, जिससे हम प्राप्त हो जाएंगे 3 दिन के कितने, 3 दिन के कितने ग्रुप बनेंगे। तो 492/22, तो यहाँ पर 22 टाइम्स तो पूरा भाग चल जाएगा। इसके अंदर कितना वर्क्स बचेंगे, यहाँ पर 8 वर्क्स बचेंगे, जो यहाँ पर जो फर्स्ट डे में काम करता था। फर्स्ट डे में कितने करते थे, यहाँ पर 6 काम करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका 22 का जो 3 का ग्रुप बनाकर 3 × 3 करेंगे, तो यहाँ पर टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 66 डेज तो ये हो गए। और यहाँ पर एक दिन में कितना काम कर रहे थे तीनों मिलकर, एक दिन में कर रहे थे 6 वर्क, और दूसरे दिन में कर रहे थे यहाँ पर 7 डेज, सॉरी 7 वर्क। तो यहाँ पे कितने हो गए, 6, 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 2 वर्क बच जाएंगे। और यहाँ पर 67 से 2/7 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इन सबको जोड़ के 50 का भाग देना है। सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, 44.6, और जो पॉइंट है दशमलव, इसको हमेशा एक जगह रखना है सभी संख्याओं का। तो 346.33, इसके बाद में 3346.333, इसके बाद में 33346.1 2 3 4 बार 3। तो यहाँ पे इनको ऐड कर लेते, कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 6 9 9 और 6 कितने होते हैं, 15, 80 लग जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 18 4 22 और 1 23, 80 लग जाएंगे 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 2 18, 80 लग जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 7। तो हमें प्राप्त हुआ 37,083.5963, और इसमें किसका भाग देना है, 50 का। तो 37,083.5963 का भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पर 50 का भाग देंगे, कितनी बार चल जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 350 प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके बाद में 20 बचे, फिर कितना होगा, 208, फिर 4 टाइम चल जाएगा 200। तो इसके बाद कितने बचे, 83, तो 1 टाइम चल जाएगा। तो 741 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा, 741.67। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंक वाली संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है, और अंकों को परस्पर बदलने पर 5 संख्या मूल संख्या से 18 कम है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि नई संख्या याद करें। तो यहाँ पर हमें डिजिट का अनुपात दिया हुआ है 4:3, तो अगर इनको x से इंटू कर देंगे तो हमें डिजिट प्राप्त हो जाएंगे 4x और 3x। इसके बाद बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या है। तो यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या कौन सी रहती है, एक तो पीछे तो रहता है इकाई और आगे रहता है दहाई, और दहाई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 10 करना पड़ता है। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, दहाई प्लस इकाई, तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास कौन कौन संख्या है, एक तो 4x और 3x। तो 3x तो यहाँ पर आ जाएगा इकाई के स्थान पर, और 4x को हम इंटू 10 कर देंगे, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दहाई प्राप्त हो जाएगा, 4x इंटू 10, और इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके अंत बोल रहा है अंकों को परस्पर बदलने पर, तो परस्पर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x और 4x हो जाएगा। और दहाई के स्थान पर क्या आएगा, 3x आएगा, तो इसको यहाँ पर इंटू 10 से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x इंटू 10 प्लस, और इकाई के स्थान पर 4x आएगा तो प्लस 4x कर देंगे। इसके अंत बोल रहा है मूल संख्या से 18 कम है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस वाली संख्या से ये 18 कम है, तो यहाँ पर इनको लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 40x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 43x, और ये कितना हो जाएगा, 30x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा 34x। तो 34x की वैल्यू यहाँ पर 43x माइनस 34x की वैल्यू कितनी रखी है, 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x बराबर 18। तो एक x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2। वो बोल रहा है नई संख्या याद करें, तो नई संख्या कौन सी है हमारे पास, ये वाली है, और x की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आया था, 34x, तो 34 इंटू 2 हो जाएंगे 68। तो हमारे पास नई संख्या कितनी प्राप्त हुई, 68, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने यूपीएससी मैथ्स के यहाँ पे एक सेक्शन सोल्व कर लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।